Hello everyone, I am Durgesh Kumar Mishra and once again we welcome all of you to our YouTube channel JK Commerce Classes. So in the continuous of MCQ series, आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए फिर से बिजनेस इकोनॉमिक्स की 10 MCQs लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के MCQs। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन अ लेस वैलिड अजम्पशन ऑफ। मार्शल की यूटिलिटी एनालिसिस कौन से लेस वैलिड अजम्पशन पर बेस्ड है, या फिर इनमें से कौन सा अजम्पशन मार्शल की यूटिलिटी एनालिसिस का अजम्पशन नहीं है। ऑप्शंस है, पहला कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, दूसरा कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तीसरा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स, या फिर चौथा एडिटिविटी ऑफ द यूटिलिटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्शल की यूटिलिटी एनालिसिस में ये बिलीव नहीं किया जाता है कि जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का अजम्पशन है, ना कि मार्शल की यूटिलिटी एनालिसिस का। बाकी जो एजम्पशन है जैसे कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स, एडिटिविटी ऑफ द यूटिलिटी एंड कंज्यूमर इज रैशनल, ये सारे मार्शल की यूटिलिटी एनालिसिस के एजम्पशन हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट रिप्रेजेंट्स द फर्म्स कैपेबिलिटी फॉर। प्लांट की इकोनॉमिक कैपेसिटी किसके लिए फर्म की कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है या फिर दर्शाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला है मैक्सिमम फिजिकल आउटपुट, दूसरा मैक्सिमम मार्जिनल आउटपुट, तीसरा ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट एंड सेल, और चौथा है आउटपुट दैट इक्वेट्स एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है फोर्थ, आउटपुट दैट इक्वेट्स एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। प्लांट की इकोनॉमिक कैपेसिटी आउटपुट जो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को बराबर कराता है उसके लिए फर्म की कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है या फिर दर्शाता है। इकोनॉमिक कैपेसिटी क्या होता है? इकोनॉमिक कैपेसिटी फर्म ये शो करता है कि फर्म अपने करंट इक्विपमेंट्स, कैपिटल, वर्कर्स और रिसोर्सेस को यूज़ करके कितना प्रोडक्शन कर सकती है, और इसी प्रोडक्शन को हम आउटपुट कहते हैं। तो जो प्लांट की इकोनॉमिक कैपेसिटी है वो आउटपुट के लिए ही फर्म्स की कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मल्टी स्टेज अप्रोच टू प्रोडक्ट प्राइसिंग इन अ फर्म involves consideration for setting the price as follows। मल्टी स्टेज अप्रोच के अंतर्गत फर्म में प्रोडक्ट के प्राइस को तय करने के लिए इन स्टेजेस की सही सीक्वेंस क्या होंगे। तो यहाँ पे स्टेजेस दिए हुए हैं और आप लोग को बताना है कि प्रोडक्ट के प्राइस को तय करने के लिए इन स्टेजेस का सही सीक्वेंस क्या होगा। तो ये स्टेजेस है, पहला है सिलेक्शन ऑफ फर्म्स ऑब्जेक्टिव, दूसरा है कंपोजिशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तीसरा है सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट, और चौथा है सिलेक्शन ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। तो आइए देखते हैं कि प्रोडक्ट के प्राइस को तय करने के लिए सही सीक्वेंस क्या है। तो प्रोडक्ट के प्राइस को तय करने के लिए जो सबसे पहला स्टेज है वो है सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट। सबसे पहले फर्म को अपने मार्केट को सेलेक्ट करना होगा जहाँ पे उसे अपने प्रोडक्ट को बेचना है। इसके बाद जो दूसरा स्टेज है वो है सिलेक्शन ऑफ फर्म्स ऑब्जेक्टिव। मार्केट को सेलेक्ट करने के बाद फर्म को अपने ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना होगा, और ये प्राइस डिटरमाइन करने का दूसरा स्टेज है। तीसरा है कंपोजिशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने के बाद फर्म को जो है मार्केटिंग मिक्स क्रिएट करना होगा। मार्केटिंग मिक्स में 4 P's आते हैं, पहला है प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा प्लेस और चौथा है प्रमोशन। तो फर्म को मार्केटिंग मिक्स क्रिएट करना होगा, ये प्रोडक्ट प्राइसिंग का तीसरा स्टेज है। चौथा है सिलेक्शन ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी। मार्केटिंग मिक्स क्रिएट करने के बाद फर्म को जो है
प्राइसिंग पॉलिसी और स्ट्रेटजी भी सेलेक्ट करना होगा, जो कि प्रोडक्ट प्राइसिंग का लास्ट स्टेज है। तो जो प्रोडक्ट प्राइसिंग की सही सीक्वेंस है वो है, पहला है सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट, दूसरा है सिलेक्शन ऑफ फर्म्स ऑब्जेक्टिव, तीसरा है कंपोजिशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स और चौथा है सिलेक्शन ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी एंड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सेकंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within a country and net factor income from abroad is termed as। कंट्री में प्रोड्यूस किए गए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे। तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दूसरा नॉमिनल जीडीपी यानी नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तीसरा एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, या फिर चौथा रियल जीडीपी रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जब किसी कंट्री या इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए गए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दिया जाए तो उसे हम जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को हम एक और तरीके से भी डिटरमाइन कर सकते हैं, जब हम एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दे तो उससे हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डिटरमाइन हो जाएगा। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को डिटरमाइन करने के लिए अगर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दें तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डिटरमाइन हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ अ फर्म रेजेस ₹1 lakh by issue of debentures at 10% repayable after 10 years, the rate of return that equates the present value of cash inflows with the present value of cash outflows is referred to as। ऑप्शंस है, पहला एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरा इम्प्लिसिट कॉस्ट, तीसरा स्पेसिफिक कॉस्ट और चौथा है फ्यूचर कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर फर्म 10% इंटरेस्ट रेट पे डिबेंचर्स इशू करके 1 लाख रुपए रेज कर रही है जो कि 10 साल बाद रिपेबल है, तो इस कॉस्ट को क्या कहेंगे। तो यहाँ पे जो 10% इंटरेस्ट रेट है वो कॉस्ट है और इस कॉस्ट पे जो फर्म है वो 1 लाख रुपए परचेज कर रही है। तो यहाँ पे जो ये कॉस्ट है ये कौन सी कॉस्ट कहलाएगी, ये कॉस्ट कहलाएगी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि जो फर्म है वो 1 लाख रुपए मार्केट से रेज कर रही है और ये 10% इंटरेस्ट रेट पे 1 लाख रुपए रेज कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्म है वो 10% कॉस्ट पे करके 1 लाख रुपए परचेज कर रही है, वो भी मार्केट से, तो इसलिए ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पहला एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिस्ट टू मोनोपोलिस इज। मोनोपोलिस के लिए इकोनॉमिस्ट की मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शन है, पहला लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन सच इंडस्ट्रीज, दूसरा है द डेंजरस इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तीसरा है द इनएबिलिटी इन एन इंडस्ट्री वेयर देयर इज सिंगल प्रोड्यूसर और चौथा है द टेंडेंसी टू रेस्ट्रिक्ट आउटपुट एंड चार्ज हायर प्राइस। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है फोर्थ, द टेंडेंसी टू रेस्ट्रिक्ट आउटपुट एंड चार्ज हायर प्राइस। मोनोपोलिस के लिए इकोनॉमिस्ट की जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं वो है प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पे रेस्ट्रिक्शंस और साथ ही प्रोडक्ट के लिए हायर प्राइसेस चार्ज करना। मोनोपोली मार्केट में प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और साथ ही प्रोडक्ट के लिए हायर प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं। सो दिस इज द फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट एंड दिस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिस्ट टू मोनोपोली। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिए गए हुए हैं और आप लोग को ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत। तो आइए
स्टेटमेंट को देखते हैं और पता करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट है डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू क्वांटिटी of the commodity demanded at a certain price during any particular period of time। एक वस्तु के लिए मांग वह है जो एक निश्चित जगह पे निश्चित समय पे वस्तु की निश्चित मात्रा की मांग की जाए। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा सही है, क्योंकि डिमांड वह कहलाती है जब एक पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे कमोडिटी की पर्टिकुलर क्वांटिटी की डिमांड की जाए, उसे ही हम डिमांड कहते हैं। तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड गुड्स की प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है वो गुड्स की प्राइस में डिक्रीज होने की वजह से होता है, और इस वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड मूव करता है। तो इसलिए जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है वो डिक्रीज गुड्स की प्राइस में डिक्रीज होने की वजह से होता है। तो इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है थर्ड, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइपोथेसिस that consumption in one period would be a function of income in that period and the returns on saving of the previous period is given by। एक परिकल्पना जिसमें यह कहा गया कि एक अवधि में खपत उस अवधि में आय का एक कार्य होगा और पिछली अवधि के बचत पर रिटर्न, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला इरविंग फिशर, दूसरा फ्रैंको मोडिग्लियानी, तीसरा डजनबेरी, चौथा रॉबर्ट हॉल। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है सेकंड, फ्रैंको मोडिग्लियानी। फ्रैंको मोडिग्लियानी के द्वारा ये परिकल्पना दिया गया था जिसमें ये कहा गया कि एक अवधि में खपत उस अवधि में आय का एक कार्य होगा और पिछली अवधि की बचत पर रिटर्न। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई वन विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इनमें से इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन है, पहला इंडिफरेंस कर्व आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, दूसरा इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्केव टू द ऑरिजिन, तीसरा इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन, और चौथा है इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं? इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दूसरा है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन, तीसरा इंडिफरेंस कर्व नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर, चौथा है हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, और पांचवा है इंडिफरेंस कर्व टचेज नाइदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। तो इन ऑप्शंस में से जो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं है वो है ऑप्शन सेकेंड, इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्केव टू द ऑरिजिन। इंडिफरेंस कर्व ऑरिजिन के कॉन्केव नहीं होती हैं, बल्कि इंडिफरेंस कर्व ऑरिजिन के कॉन्वेक्स होती हैं। तो इसलिए ऑप्शन सेकेंड सही है, जो कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं है। नाउ आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ऑप्शन है, पहला बिजनेस डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन विदाउट अ साउंड नॉलेज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज, दूसरा नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज मिसलीडिंग इन मेकिंग बिजनेस डिसीजन, तीसरा विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर एक्यूरेटली, चौथा है एवरी इकोनॉमिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन रियलिस्टिक फैक्ट्स विच आर कॉमन टू ऑल सोसाइटीज़। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है पहला, बिजनेस डिसीजन कैन नॉट बी टेकन विदाउट अ साउंड नॉलेज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज। कोई भी बिजनेस डिसीजंस मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज के फुल नॉलेज के बगैर नहीं ली जा सकती है। एक्यूरेट बिजनेस डिसीजन लेने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज के बारे में पूरी और अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी एक्यूरेट बिजनेस डिसीजंस ली जा सकती है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इन एमसीक्यूज़ में आए हुए कॉन्सेप्ट्स जैसे कि यूटिलिटी एनालिसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, टाइप्स ऑफ मार्केट एंड इट्स फीचर्स, इन सब के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मेरे बिजनेस इकोनॉमिक्स के प्रीवियस वीडियोस को भी प्रेफर कर सकते हैं। आप अपने डाउट्स और क्वेरीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप जेके कॉमर्स क्लासेस में ज्वाइन होकर वहाँ भी पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए हुए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस।